हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएन एकेडमी। गाइस, आज हम कवर करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, या फिर कुछ एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज भी हम कवर करने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर करेंगे और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और एमसीक्यू की फॉर्म में, क्योंकि इसी फॉर्म में आपको नेट के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, सो गाइज, ये जो एमसीक्यू हम कवर करेंगे ये रिसर्च एप्टीट्यूड यानी पेपर 1 के यूनिट 2 के हम एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये पार्ट 2 है। इससे पहले 25 क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में करवा दिए हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर आपने अभी तक किया नहीं है, और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। गाइस, एसएन एकेडमी आपको प्रोवाइड करवा रहा है यूजीसी नेट पेपर 1 की बिल्कुल फ्री में क्लासेस, तो यहाँ से आप बेनिफिट ले सकते हैं। पहले बता दूं कि पेपर 1 की यूनिट 4 कंप्लीट हो चुकी है कम्युनिकेशन वाली विद एमसीक्यूज, और यूनिट 6 जो है लॉजिकल रीजनिंग वाली वो भी कंप्लीट हो चुकी है विद एमसीक्यू, और यूनिट 2 जो है अभी इसका लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट करने वाले हैं गाइस। ठीक है, तो इन तीनों की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना के रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रही हूँ, आप यहाँ से इनकी वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो आप स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़। सबसे पहला क्वेश्चन है 26 नंबर, ए शिफ्ट इन एटीट्यूड इन रिस्पोंडेंट बिटवीन 2 पॉइंट ड्यूरिंग डेटा कलेक्शन इज कॉल्ड। सो बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एटीट्यूड में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, जो हमारे रिस्पोंडेंट यानी पार्टिसिपेंट है उनके एटीट्यूड में शिफ्ट हो रहा है बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी एक बार यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया, फिर कुछ टाइम बाद यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया, तो इस बीच में क्या हो रहा है, रिस्पोंडेंट के एटीट्यूड में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम गाइस बोलते हैं रिग्रेशन इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल का बेसिकली डिफरेंस आइडेंटिफाई करते हैं कि दूसरे वेरिएबल के रिगार्डिंग कितना डिफरेंस आया है उसमें। ठीक है, यानी एक के बेसिस पे दूसरे को यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कि इस टाइम पीरियड के बीच में और इस टाइम पीरियड के बीच में क्या डिफरेंस आया है, क्या एटीट्यूड में शिफ्ट आया है, वो हम रिग्रेशन इफेक्ट की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी 26 का आंसर हुआ यहाँ पे सी वाला। नेक्स्ट देखो, द टाइम फ्रेम इन विच ए स्टडी एक्सप्लोर ए सिचुएशन और प्रॉब्लम इज कॉल्ड। वो टाइम फ्रेम जिसमें हम अपनी स्टडी के फैक्ट्स को या फिर रिजल्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं, अपनी फाइंडिंग्स एक्सप्लोर करते हैं, सो बेसिकली उसको क्या बोलते हैं, उस टाइम फ्रेम को क्या बोलते हैं, यानी उस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं जिसमें हम अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं। सो गाइज, उसको हम बोलते हैं रेफरेंस पीरियड। ठीक है, रेफरेंस पीरियड क्या होता है, जो जितना टाइम हमें अपनी स्टडी को कंप्लीट करने में, अपने फैक्ट्स को एक्सप्लोर करने में लगता है, उसको हम बोलते हैं रेफरेंस पीरियड। ठीक है, यानी 27 का आंसर हो गया हमारा यहाँ पे ए वाला। नेक्स्ट देखो, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज विच आर कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नीचे हमें बहुत सारे टाइप ऑफ सैम्पलिंग गिवन है, हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, नॉन प्रोबेबिलिटी, या फिर इसको नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो वो हमें आइडेंटिफाई करनी है। अब देखो, सबसे पहले गिवन है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ये तो रैंडम का पार्ट हो गया, यानी ये नॉन प्रोबेबिलिटी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है डायमेंशनल, डायमेंशनल सैम्पलिंग होती है नॉन रैंडम हमारी, यानी ये नॉन प्रोबेबिलिटी का पार्ट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है स्नोबॉल, स्नोबॉल भी नॉन प्रोबेबिलिटी का पार्ट हो गई। ठीक है, क्लस्टर सैम्पलिंग, क्लस्टर हमारा होता है रैंडम सैम्पलिंग का पार्ट। ठीक है, ये इसलिए इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट है कोटा सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग भी नॉन प्रोबेबिलिटी यानी नॉन रैंडम का पार्ट होती है। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होती है ये, तो ये भी इसमें नहीं आएगी, तो यानी इसमें आएंगी सेकंड, थर्ड और फिफ्थ वाला। ठीक है, अब हमें देखना है सेकंड, थर्ड और फिफ्थ किस में है, तो ये है हमारे डी पार्ट में। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट देखो, द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस इज टू सीक आउट। कोरिलेशन की मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, मेजर फीचर क्या होता है, कोरिलेशन एनालिसिस क्यों करते हैं, हम करते हैं कोरिलेशन एनालिसिस बेसिकली दो चीज़ों के बीच में रिलेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, दो चीज़ों के बीच में रिलेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर इसको हम एसोसिएशन भी बोल देते हैं। ठीक है, इस रिलेशन को हम एसोसिएशन भी बोल देते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, क्या डिफरेंस चेक करता है कोरिलेशन, नहीं, वेरिएशन चेक करता है, नहीं, रिग्रेशन भी नहीं करता, बचा के एसोसिएशन अमंग वेरिएबल, तो एसोसिएशन का सिनोनिम होता है रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ों के बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन आइडेंटिफाई करता है कोरिलेशन। ठीक है, यानी इसका आंसर हो गया हमारा सी वाला। नेक्स्ट देखो, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज क्वेश्चन विच आर कॉल्ड प्रोसेस रादर देन कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन। बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन दे रखे हैं, हमें आइडेंटिफाई करने हैं वो वाले क्वेश्चन जो प्रोसेस बेस्ड है, ना कि कंटेंट बेस्ड। ठीक है, अब देखो ऑप्शन में क्या गिवन है, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट में क्या होता है, बहुत सारे पार्ट होते हैं। ठीक है, उनसे मिलके एक नया फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस नहीं है, बेसिकली ये कंटेंट है, क्योंकि इसमें अलग अलग कंटेंट होते हैं, फिर एक
मेन जो चीज़ जाके बनती है। अब नेक्स्ट देखो डाइवर्जेंट क्वेश्चन। डाइवर्जेंट कौन से होते हैं? एक होता है उसमें से यानी कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, एक ही क्वेश्चन में से कई टाइप के क्वेश्चन निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस बन रही है यहाँ पे, तो इसलिए डाइवर्जेंट क्वेश्चन हो गया, प्रोसेस बेस्ड हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन तो हमारे कंटेंट वाले होते हैं, यानी जिनमें कंटेंट होता है, यानी ये भी नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। अब नेक्स्ट देखो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। कंसेप्ट बेस्ड होते हैं हमारे प्रोसेस वाले, ठीक है, क्योंकि एक कंसेप्ट में से बहुत सारे फैक्ट निकल के आते हैं, तो ये डाइवर्जेंट की तरह ही हो गया। नेक्स्ट है ओपन क्वेश्चन। जो ओपन क्वेश्चन होते हैं उसमें बेसिकली जैसे आंसर हमें रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता, हमें ऑप्शन गिवन नहीं होते, हम अपनी तरफ से उसको लिखते हैं, ठीक है, तो ये भी हमारा प्रोसेस बेस्ड हो गया। क्लोज एंडेड में हमें ऑप्शन गिवन होते हैं, ऑप्शन गिवन है यानी कंटेंट गिवन है, तो ये कंटेंट बेस्ड हो गया, ठीक है। तो हमारा डाइवर्जेंट, कंसेप्ट और ओपन यानी सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ वाला ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। ये डी वाले हमारे ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट देखो एट द स्टेज ऑफ डाटा एनालिसिस, जब हम डाटा एनालिसिस करते हैं इन क्वांटिटेटिव टेक्निक हैव बीन यूज्ड बाय रिसर्चर। जब हम डाटा एनालिसिस करते हैं और क्वांटिटेटिव टेक्निक यूज करता है रिसर्चर, ठीक है, द एविडेंस वारंट्स द रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस। तो एविडेंस निकल के आया कि जो नल हाइपोथेसिस है हमारी वो उसको हम रिजेक्ट करेंगे, ये एविडेंस निकल के आया कि इसको रिजेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन ऑफ द रिसर्चर विल डीम्ड अप्रोप्रिएट, तो कौन सा डिसीजन रिसर्चर को लेना चाहिए। सो बेसिकली गाइज जब हमें एविडेंस मिल गया, ठीक है, एविडेंस हमें ऑलरेडी मिल गया कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसी को, अब एविडेंस है यानी एविडेंस मिल गया तो उसी के अकॉर्डिंग इसको निकालेंगे, ठीक है। अब जब एविडेंस है तो नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट ही करेंगे क्योंकि रिजेक्शन का एविडेंस है, ठीक है, और जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगी उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम सब्सटेंसिव हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रिजेक्ट द H0, ठीक है, H0 को हम रिजेक्ट कर देंगे यानी नल हाइपोथेसिस को, एंड एक्सेप्ट द सब्सटेंटिव हाइपोथेसिस, और सब्सटेंटिव हाइपोथेसिस यानी अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, यानी इसका आंसर हुआ बी वाला। नेक्स्ट देखो इन एन इंटरवेंशन बेस्ड एक्शन रिसर्च प्रोसेस में विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली रिकमेंडेड सीक्वेंस, कौन सी रिकमेंडेड सीक्वेंस होती है। ये क्वेश्चन रिपीट आता रहता है, ठीक है, ऊपर चेंज हो जाता है, जैसे एक्शन रिसर्च हो गई या फिर खाली रिसर्च प्रोसेस भी हमें यहाँ पे दिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हमें रट लो इसको, तो आप बिल्कुल, ठीक है, सबसे पहले प्लान करेंगे, उस प्लान के अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे, और जो एक्ट करेंगे उसको ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करके फाइंडिंग निकल के आएंगे, उनको रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, ये हर बार आता है, तो इसको आप रट लो अच्छे से। नेक्स्ट देखो दो सेट हमें यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है, सेट 1 में है हमारे रिसर्च टूल और सेट 2 में है मेजरमेंट स्केल, ये मैंने आपको कवर करवा रखा है, ठीक है, मेजरमेंट स्केल। तो रिसर्च टूल को हमें मैच करना है मेजरमेंट स्केल से कि कौन सी स्केल में कौन सा टूल यूज़ होता है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चनियर एंड इंटरव्यू। अब क्वेश्चनियर और इंटरव्यू में कौन सी स्केल का हम यूज़ करते हैं। बेसिकली क्वेश्चनियर में हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, अब क्वेश्चन होंगे तो हमारे पास ऑप्शन होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई भी क्वेश्चन दिया है, ठीक है, और उसके 1 2 3 4 5 कितने भी हमें ऑप्शन गिवन हो सकते हैं या फिर 2 भी गिवन हो सकते हैं। तो जब हम उनको कैलकुलेट करते हैं गाइज, तो हम उनको कैटेगोरिकल बेसिस पे हम उनको कैलकुलेट करते हैं, यानी बेसिकली जब इनको हम 1 2 3 4 और 5 नंबर देंगे तो ये सिर्फ इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए हैं, ठीक है, कि इसका मतलब ये है। सपोज कि सबसे पहले का मतलब है स्ट्रांगली डिसएग्री, देन सेकंड का है डिसएग्री, फिर थर्ड का न्यूट्रल, फोर्थ का एग्री और फिफ्थ का स्ट्रांगली एग्री, ठीक है। तो इस तरीके से, तो अगर हम इनकी नंबरिंग करेंगे डाटा एनालिसिस करते टाइम 1 2 3 4 5 दे दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये काउंटिंग हो गई, ठीक है। ये बेसिकली हम किस लिए करें, कैटेगरी यानी इनको अलग अलग शो करने के लिए करेंगे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चनियर और इंटरव्यू में भी इसी तरीके से होता है। तो अगर क्वेश्चनियर और इंटरव्यू है तो ये इसको हम नॉमिनल स्केल यूज़ करते हैं। इसमें नॉमिनल क्या होता है, कैटेगरी को आइडेंटिफाई करने के लिए यानी आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए जब हम डाटा को नॉमिनेट करते हैं यानी नाम देते हैं, ठीक है। सेकेंड है इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। अब इंटेलिजेंट और एप्टीट्यूड टेस्ट हम किस में करते हैं, इसको हम करेंगे इंटरवल स्केल में, ठीक है, इंटरवल स्केल में। थर्ड है हमारा एटीट्यूड एंड वैल्यू स्केल। एटीट्यूड और वैल्यू को हम ऑर्डिनल स्केल से डिनोट करते हैं। और जब हमारी बात आती है स्पीड और फ्रीक्वेंसी टेस्ट की, ठीक है,
अब स्पीड आइडेंटिफाई करनी है और फ्रीक्वेंसी टेस्ट, यानी इसमें हर तरीके से हमें सारी कैलकुलेशन करके देखनी पड़ेंगी। तो ऐसी स्केल कौन सी है जो सारी की सारी कैलकुलेशन हमारी करवाती है? ऐसी है हमारी रेशो स्केल, ठीक है। तो अब इसको मैच जब हम करेंगे तो हमें इसका आंसर पता लगेगा कि इसका आंसर है सी, ठीक है। फर्स्ट वाले का ए का फोर्थ है, बी का थर्ड है, सी का सेकेंड और डी का 1 है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया हमारा सी वाला। नेक्स्ट है द इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स। जो रिसर्च एथिक्स होते हैं हमारे, ये भी मैंने आपको कवर करवाए हैं गाइस, ठीक है। मैंने आपको सब कुछ कवर करवाया, जितना भी सिलेबस हमारा गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर एनटीए का जो सिलेबस है उसका सारा मैंने आपको करवा दिया, ठीक है, वीडियोज़ के थ्रू कवर। तो अब है द इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स मे बी कंसिडर्ड पर्टिनेंट एट विच स्टेज ऑफ द रिसर्च। वैसे तो रिसर्च एथिक्स को हम हर स्टेज पे मान के चलते हैं कि हर स्टेज पे हमें फॉलो करना होता है रिसर्च एथिक्स को, बट एक मेन स्टेज होती है रिसर्च की जहाँ पे रिसर्च एथिक्स इसको बोलते हैं कि ये इससे डायरेक्टली रिलेट करता है, ठीक है। सो गाइज, जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं और डाटा को इंटरप्रेट करते हैं, डाटा कलेक्ट करने जाते हैं तो क्या करते हैं हम? लोगों से डाटा कलेक्ट करते हैं, है ना। तो जब बात ह्यूमंस की आएगी तो यानी एथिक्स की बात आ जाएगी, ठीक है। इसलिए जब डाटा कलेक्शन और इंटरप्रिटेशन की स्टेज आएगी तो रिसर्च एथिक्स को इसको हम डायरेक्टली इससे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो 34th का आंसर हो गया सी वाला। नेक्स्ट है ए कॉलेज टीचर प्रेजेंट्स ए रिसर्च पेपर इन सेमिनार, ठीक है। एक कॉलेज टीचर प्रेजेंट करता है पेपर रिसर्च के सेमिनार में। सेमिनार चल रहा है बेसिकली, वहाँ पे टीचर जा रहा है अपना रिसर्च पेपर प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। द रिसर्च पेपर साइट्स रेफरेंसेस विच आर प्रीटी ओल्ड। अब जो साइटेशन होती हैं उसके रिसर्च पेपर के टीचर के, वो कैसी होती हैं? बहुत पुरानी होती है, ठीक है। दिस सिचुएशन विल बी डिस्क्राइब्ड एज, इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? सो गाइज, वो बहुत पुरानी साइटेशन यानी बहुत पुराने पेपर्स का उसने रेफरेंस दिया है, तो हम उसको बोलेंगे इनएबिलिटी ऑफ अपडेटिंग रिसर्च सोर्स, कि उसने अपडेटेड रिसर्च सोर्स को यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो 35 का हो गया हमारा डी वाला। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटिस्टिकल टेक्निक विल बी अप्रोप्रिएट फॉर डेटा एनालिसिस व्हेन द ऑब्जर्वेशन आर अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो गाइस, जब हमारी ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी में अवेलेबल हो तो उस टाइम हमें कौन सा स्टेटिस्टिकल टेक्निक यूज़ करना होता है? सो गाइस, उस टाइम हम यूज़ करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। काई स्क्वायर टेस्ट बेसिकली क्वालिटेटिव डाटा पे होता है, तो ऑब्जर्वेशन हमारी क्वालिटेटिव हो गई। बाकी टी टेस्ट ये क्वांटिटेटिव पे होता है, यू टेस्ट भी क्वांटिटेटिव पे, टी टेस्ट अगेन क्वांटिटेटिव पे। सो बेसिकली काई स्क्वायर हम क्वालिटेटिव डाटा पे यूज़ करते हैं और ऑब्जर्वेशन क्वालिटेटिव होते हैं, ठीक है। इसलिए इसका आंसर हो गया हमारा सी वाला। नेक्स्ट है ए कॉलेज टीचर डज रिसर्च विद ए व्यू टू डेपिक्ट द रियलिटी सिचुएशन रिलेटिंग टू होम कंडीशन, ठीक है। एक कॉलेज टीचर है, रिसर्च कर रहा है और टॉपिक क्या है उसका कि जो रियलिटी सिचुएशन है उनको रिलेट करना है होम कंडीशन से स्टूडेंट की, ठीक है, और जो हॉस्टल प्रोवाइड किया गया उसके अकॉर्डिंग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च फॉर्मेट विल बी हेल्पफुल टू डू सो, तो कौन सा रिसर्च फॉर्मेट उसके लिए सुटेबल रहेगा? तो गाइस, उसके लिए सुटेबल रहेगा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च, ठीक है। पार्टिसिपेट करेगा वो उसमें खुद और ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। या फिर सिर्फ जो स्टूडेंट होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे और टीचर क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा, ये भी हो सकता है इसका, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया सी वाला। नेक्स्ट है गाइस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ रिसर्च, रिसर्च के कौन से स्टेप में द स्कोप फॉर क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन इज अटमोस्ट, कौन सा ऐसा स्टेप होता है जहाँ पे क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा होती है? अब देखो क्या क्या ऑप्शन है। आइडेंटिफाइंग रिसर्च प्रॉब्लम एंड डिफाइन इट, इसमें तो हमें कोई क्रिएटिविटी यूज़ नहीं करनी, ठीक है। हमें बस आइडेंटिफाई करना और उसको डिफाइन करना। डिफाइन करने में क्या क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हैं? नेक्स्ट ऑप्शन है फिगर आउट द रिलेटेड स्टडीज़ एंड द टेक्निक्स यूज्ड बाय रिसर्चर। अब पुरानी स्टडीज़ से हम रिलेट कर रहे हैं और टेक्निक आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसमें भी कोई क्रिएटिविटी कोई इमेजिनेशन की हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, उसी को हमें एनालिसिस करना है, प्रीवियस लिटरेचर को, ठीक है। लास्ट है हमारा डेटा एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब प्रेजेंटेशन डाटा को प्रेजेंट करने में और एनालिसिस करने में तो हम कोई क्रिएटिविटी दिखा नहीं सकते, ठीक है। अब जो बच गया हमारा सी वाला, आइडेंटिफाई वेरिएबल एंड हाइपोथाइजिंग। जब हमें वेरिएबल सिलेक्ट करने होते हैं अपने रिसर्च में तो उस टाइम हम क्रिएटिव हो सकते हैं बहुत ज़्यादा वेरिएबल चूज़ करके या क्रिएटिव वेरिएबल चूज़ करके। और जो हाइपोथेसिस होती है वो किस लिए बनाते हैं? रिजल्ट्स को अज्यूम करते हैं पहले से, ठीक है। तो यानी उसमें हमें सोचने की ज़रूरत है, इमेजिनेशन की ज़रूरत है। तो इसका आंसर हो गया हमारा सी वाला, ठीक है।
हम करेंगे आइडेंटिफाइंग वेरिएबल एंड हाइपोथाइजिंग, यानी इसमें सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी हमारी यूज़ होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया सी वाला। नेक्स्ट है, इन केस द पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च इज हेट्रोजीनियस, यानी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स वाले लोग हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक विल इंश्योर ऑप्टिमम रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ सैम्पल यूनिट, तो कौन सी हमें सैम्पलिंग यूज़ करनी चाहिए जो कि बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर दे सैम्पल्स को, ठीक है। हेट्रोजीनियस है तो ऑप्शन देखो क्या है, सिंपल रैंडम। अगर हेट्रोजीनियस है तो सिंपल रैंडम हम चूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटा मीन्स क्या होते हैं बेसिकली, स्ट्रेटा मीन्स ग्रुप्स। तो जब हमारे पास ग्रुप हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन हो, ठीक है, जब हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन यानी अलग अलग फीचर वाले लोग हैं तो हम उनको उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, बहुत सारे ग्रुप्स बना लेंगे और फिर हम सैम्पलिंग करेंगे, तो वो जो हमारा सैंपल होगा वो ऑप्टिमम रिप्रेजेंट करेगा हमारी सैंपल्स को, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया गाइस सेकंड वाला, स्ट्रेटिफाइड, क्योंकि इसमें हम ग्रुप बना के चलते हैं, और जब हेट्रोजीनियस है तो ग्रुप बनाने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, ठीक है। तो 39 का हो गया हमारा बी वाला। नेक्स्ट है, ए रिसर्च स्कॉलर वाइल फाइनली रिपोर्टिंग द रिसर्च रिजल्ट इन फॉर्म ऑफ ए थीसिस एक्नॉलेज द सपोर्ट ऑफ हर और हिज सुपरवाइजर इन प्रीफेस। जो रिसर्च स्कॉलर होता है बेसिकली, डेजिटेशन लिखते हैं जो लोग, वो क्या करते हैं, जब उनकी रिसर्च रिपोर्ट बन जाती है तो वो एक्नॉलेजमेंट वाला सेक्शन बनाते हैं, या फिर उसको प्रीफेस में भी लिख देते हैं एक्नॉलेजमेंट को हम, ठीक है, प्रीफेस वाले सेक्शन में भी लिख देते हैं। एक्नॉलेजमेंट बेसिकली थैंक्स गिविंग होता है, ठीक है, कि किन लोगों को हम थैंक्स करना चाहते हैं और किन्होंने हमारे रिसर्च में बहुत हेल्प करी है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग जो उसका गाइड होता है, जो उसका सुपरवाइजर होता है स्टूडेंट का, रिसर्च स्कॉलर का, उसको थैंक्स गिविंग देता है वो, ठीक है। तो इस टर्म को हम क्या बोलेंगे, इस टर्म को हम बोलेंगे पार्ट ऑफ एथिकलिटी, ठीक है, यानी एथिकलिटी का पार्ट है। सो बेसिकली गाइज हम क्या कर रहे हैं, एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम उसको थैंक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया हमारा डी वाला। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस फॉर रीडिंग स्किल इन कंटेक्स्ट ऑफ रिसर्च। तो हमें बताना है कि रीडिंग स्किल के अकॉर्डिंग ये कौन सी हमारी करेक्ट सीक्वेंस है, ठीक है। तो हमारी करेक्ट सीक्वेंस गाइज ये होगी डी वाली। कैसे, वो देखो, सबसे पहले सर्वे करेंगे, ठीक है, सर्वे के बेसिस इसको उल्टा हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रिव्यू करेंगे, फिर रिकॉल करेंगे, फिर उसको रीड करेंगे अच्छे से, फिर क्वेश्चन हम सेट करेंगे और फिर सर्वे हम करेंगे, ठीक है। तो ये इसकी करेक्ट सीक्वेंस होगी रीडिंग स्किल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यानी 41 का हो गया हमारा डी वाला। नेक्स्ट है, ए रिसर्चर इज जनरली एक्सपेक्टेड टू। जब कोई भी रिसर्चर रिसर्च करता है तो बेसिकली हम रिसर्च किस लिए करते हैं गाइज, हम रिसर्च करते हैं नए फैक्ट को फाइंड आउट करने के लिए, नई थ्योरीज, नए प्रिंसिपल को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। रिसर्च का बेसिक पर्पस ही यही होता है कि कुछ नया निकाल के लाना, ठीक है। तो इसका आंसर होगा गाइज हमारा बी वाला, जनरेट न्यू प्रिंसिपल एंड थ्योरी। नए नए प्रिंसिपल और नई नई थ्योरी को जनरेट करना ही रिसर्चर का बेसिकली उसका ऑब्जेक्टिव होता है रिसर्च को करने का। तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है गाइज, वन ऑफ द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। इनमें से कौन सी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है रिसर्च की। वैसे तो जनरलाइजेबिलिटी भी होता है, यूजेबिलिटी भी होता है, ठीक है, रेप्लिकेबिलिटी, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है गाइज ऑब्जेक्टिविटी। यानी जो हमारे रिसर्च है वो बायसनेस फ्री होनी चाहिए, उसमें किसी भी तरीके की बायस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया हमारा डी वाला। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट सेंसस आफ्टर एवरी 10 ईयर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर 10 साल के बाद सेंसस यानी पॉपुलेशन के रिगार्डिंग डाटा कलेक्ट करती है, सेंसस को कंडक्ट करती है, ठीक है। तो वैसे अब होना था यानी 2020 में, बट कोरोना की वजह से पता नहीं है नेक्स्ट ईयर हो पाएगा शायद, ठीक है। तो जब सेंसस करती है गवर्नमेंट हर 10 साल बाद, तो ये जो रिसर्च का मेथड होता है ये कौन सा होता है, बेसिकली कौन सा रिसर्च का मेथड यूज़ करती है गवर्नमेंट। सो गाइस गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट करती है सर्वे, ठीक है, सर्वे मेथड को यूज करती है। तो इसका आंसर हो गया सी वाला। नेक्स्ट है, एन इन्वेस्टिगेटर स्टडीड द सेंसस डेटा फॉर ए गिवन एरिया। ठीक है, एक इन्वेस्टिगेटर ने एक पर्टिकुलर एरिया का जो सेंसस डेटा था वो अपनी स्टडी में लिया, ठीक है, एंड प्रिपेयर्ड ए राइट अप बेस्ड ऑन देम, और उसके बेसिस पे एक जो है अपना आर्टिकल लिखा बेसिकली, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस राइट अप को,
जब हमारे पास सेंसस क्या है, ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है, ठीक है, यानी हम सेकेंडरी डाटा यूज़ कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर एरिया का, तो ये सब चीज़ क्या है, पहले ही कलेक्ट हो चुकी है, हम उसको सिर्फ अपने वर्ड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं आर्टिकल राइटिंग, ठीक है। इस तरीके के जब हम लिखते हैं, अब देखो न्यूज़पेपर में भी आता है ना कि सेंसस जब होती है तो पर्टिकुलर एक सेक्टर का अलग से आएगा कि इसमें ये हुआ है, ठीक है, तो उसको हम यानी न्यूज़पेपर से याद रख सकते हैं, तो यानी इसको आर्टिकल हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया बी वाला। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी रिसर्च। पार्टिसिपेटरी रिसर्च के कंटेक्स्ट में कौन सी चीज़ सही नहीं है इसमें, ये बताना है हमें, ठीक है। तो इसका आंसर होगा इट्स सोल पर्पज इज प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज। यहाँ पे देखो सोल पर्पज आ गया, सोल यानी इकलौता पर्पज इसका यही है, अब नहीं इसके अलावा भी बहुत सारे पर्पज होते हैं, ठीक है। अब ये जो 3 बच गए ये इसके पर्पज ही होंगे, ठीक है। It recognize knowledge as power. It emphasizes on people as expert. It is collective process of inquiry. ये सारे के सारे तो क्या हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट ये जो है ट्रू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सोल पर्पस बोल दिया, यानी इकलौता पर्पस तो सिर्फ ये नहीं है, हाँ ये भी है बट नॉट सोल पर्पस, ठीक है। तो इसका, और हमें पूछ रखा था नॉट ट्रू वाला, ठीक है। इसका आंसर हो गया डी वाला। नेक्स्ट है गाइज, A researcher is interested in studying the prospectus of a particular political party in an urban area. एक political party के रिगार्डिंग अर्बन एरिया में उसको प्रोस्पेक्टस जानना है, ठीक है। तो कौन सा टूल अपनी स्टडी में रिसर्चर यूज़ करेगा, ठीक है। तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के रिगार्डिंग किसी अर्बन एरिया में या किसी भी एरिया में जानना है तो हम क्वेश्चनियर मेथड को चूज़ करने का, ठीक है। क्वेश्चनियर से हम क्या करेंगे, सैम्पल से या फिर जो पार्टिसिपेंट है उनसे डाटा फिल करवाएंगे, ठीक है, और फिर उसका एनालिसिस करेंगे। तो इसका आंसर हो गया सी वाला। नेक्स्ट है गाइज, एथिकल नॉर्म्स इन रिसर्च डू नॉट इन्वॉल्व गाइडलाइन फॉर। जो हमारे रिसर्च में एथिकल नॉर्म्स होती हैं यानी एथिक्स होते हैं, तो इनमें से जो नीचे ऑप्शन गिवन है इनमें से कौन सा अपनी गाइडलाइन में इंक्लूड नहीं करता, ठीक है। तो कॉपीराइट होता है एथिक्स में, हाँ इसके रिगार्डिंग गिवन होता है, पेटेंट राइट के रिगार्डिंग भी गिवन होता है, डेटा शेयरिंग की कहाँ कहाँ अपना डेटा शेयर कर सकते हैं इन सब के बारे में गिवन है, लेकिन थीसिस फॉर्मेट को हम एथिकल नॉर्म्स में नहीं देखते। थीसिस फॉर्मेट अलग से होता है हमारा, या तो यूनिवर्सिटी देती है या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन जिसके रिगार्डिंग हम रिसर्च कर रहे होते हैं, या फिर किसी जर्नल के लिए अगर हम पेपर लिख रहे हैं तो उनका अलग से फॉर्मेट होगा। तो थीसिस फॉर्मेट के रिगार्डिंग एथिकल हमारा रिलेट नहीं करता, क्योंकि एथिक्स में हम बताते हैं कॉपीराइट पेटेंट के बारे में, कहाँ कहाँ से डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बट थीसिस फॉर्मेट के बारे में ये नहीं बात करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ए वाला। नेक्स्ट गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर परस्यूइंग रिसर्च। रिसर्च को करने के लिए इनमें से कौन सी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है हमारी, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है जब हम रिसर्च अपनी या फिर किसी रिसर्च को जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें फॉर्मुलेट ए रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है। हमें अपनी रिसर्च का क्वेश्चन फॉर्मुलेट करना है, यानी बेसिकली इसको हाइपोथेसिस बोल सकते हैं, या फिर हमारा ऑब्जेक्टिव होता है जो रिसर्च का, ठीक है, कि हम अपने रिसर्च स्टडी में क्या आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया बी वाला। लास्ट क्वेश्चन है गाइज हमारा, द फॉर्मेट ऑफ थीसिस राइटिंग इज द सेम एज इन। जो थीसिस राइटिंग का फॉर्मेट होता है वो इनमें से किसके रिगार्डिंग सेम है। अब देखो ऑप्शन, पहला ऑप्शन गिवन है प्रिपरेशन ऑफ ए रिसर्च पेपर और आर्टिकल, सेकेंड है राइटिंग ऑफ सेमिनार प्रेजेंटेशन, सी है ए रिसर्च डिसर्टेशन, और फोर्थ है प्रेजेंटिंग ए वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस पेपर। सो गाइज मैंने आपको बताया था कि थीसिस हम पीएचडी लेवल पे करते हैं इंडिया में, ठीक है, और जो डेजिटेशन होती है वो मास्टर लेवल पे, बट इनका जो फॉर्मेट होता है ना वो सेम ही होता है, डेजिटेशन का और थीसिस का फॉर्मेट सेम ही होता है। वो सारे काम थीसिस में करने होते हैं जो डेजिटेशन में करने होते हैं, बस डिफरेंस ये होता है कि जो डेजिटेशन हो गया हमारा वो स्मॉल लेवल पे होता है और थीसिस बड़े लेवल पे होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया गाइज सी वाला। सो गाइज आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो टीचिंग एप्टीट्यूड पे होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट यूनिट यानी पेपर 1 की फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड कवर करने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कर दो अगर किया नहीं है, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलेंगे। वीडियोज़ को लाइक कर दिया करो अगर समझ में आ रहा है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। शेयर करो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ताकि फ्री क्लासेस का बेनिफिट ले सके स्टूडेंट्स, ठीक है। और अगर आपको नोट्स चाहिए आज वाले तो टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, SN Academy UGC नेट लिख के सर्च करोगे, या फिर नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप PDF कलेक्ट कर सकते हो गाइज। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।